हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के भर्ती में कुछ बदलाव के बारे में। अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी में फॉर्म भरा है ग्रेजुएशन लेवल या 12 लेवल, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ था 2019 वाले वैकेंसी में कि उन्होंने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरा, फॉर्म भरते वक्त उन्होंने ख्याल नहीं रखा और बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको रिजेक्ट कर दिया गया। मतलब आप सोच सकते हो CBT 1 CBT 2 देने के बाद आपका टाइपिंग हो या साइकोमेट्रिक टेस्ट हो, जो भी हो, उसको देने के बाद भी आपको DV में रिजेक्ट कर दिया गया। तो उसका कारण क्या था, इस वीडियो में पूरा आप जानिएगा और ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। मतलब आपको 1 से 2 मिनट लगेगा, आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात करें आरआरबी एनटीपीसी भर्ती बदलाव ही मैंने इसलिए लिखा है कि ताकि आप इसको ध्यान से समझ पाओ। अगर आप यहाँ पर OBC कैटेगरी से आते हो, SC ST और EWS, अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी से आप आते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है ना कि अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल में फॉर्म भरा है, किसमें, ग्रेजुएशन लेवल में या 12 लेवल में, ठीक है, या आपने 12 लेवल में फॉर्म भरा है, अगर आपने यहाँ पर दोनों में से किसी में भी फॉर्म भरा है, ठीक है, दोनों में से किसी में भी फॉर्म भरा है, तो और आप OBC SC ST या EWS में आते हो तो आपको चाहिए सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट। क्या चाहिए यहाँ पर आपको? सेंट्रल लेवल का जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये जो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है, इसके बारे में अगर बात करें तो ये सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट के बाद में बताने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस बार आरआरबी एनटीपीसी में जो नॉर्मलाइजेशन है वो कैसे होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन यहाँ बहुत मैटर करता है। नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर 20 नंबर आपका बढ़ जाता है। तो जिनको नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी जानना है तो लास्ट तक वेट कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर बात करें OBC SC ST और EWS, तो इनसे जो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है ये कब का बना हुआ होना चाहिए। तो अभी आपका चल रहा है 2025, ठीक है, तो 1 अप्रैल, ठीक है, याद रखिएगा 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। साफ साफ उसमें लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। और ये जो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है OBC SC ST और EWS के लिए, जो एनटीपीसी के लिए लग रहा है, ग्रेजुएशन लेवल और 12 लेवल दोनों में, ठीक है, किसी में भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो इसमें लग रहा है, तो ये कब, 1 अप्रैल 2025 के बाद का तो बना हुआ होना चाहिए और कब तक का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्म अप्लाई का जो भी लास्ट डेट है, याद ध्यान से सुनो, यहाँ पर फॉर्म अप्लाई का जो भी लास्ट डेट है, याद रख, आपको पता होगा ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट अलग है, 12 लेवल का फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट अलग है, दोनों का लास्ट डेट अलग है। तो लास्ट डेट का पहले का, ठीक है, या उसको आप क्रूशियल डेट भी बोलते हो, क्या बोलते हो, क्रूशियल डेट, ठीक है। तो फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है ग्रेजुएशन लेवल या 12 लेवल का, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उससे पहले जो है आपका OBC SC ST या EWS का सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको 100% रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अभी भी आपके पास समय, आप बनवा लीजिए या तो आप जनरल से फॉर्म भर दीजिए, झंझट मत रखिएगा, ठीक है। तो ये तो एक चीज़ हो गया। अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। नॉर्मलाइजेशन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, आप कैसे पहचानिएगा कि आपका सेंट्रल लेवल है या स्टेट लेवल है? उसको पहचानने के लिए मैं बता दूं, आपके कास्ट सर्टिफिकेट के सबसे ऊपर में 2 लाइन लिखा हुआ होगा, ऐसे बॉक्स बना के, ठीक है, ऐसे बॉक्स बना हुआ होगा सब कास्ट सर्टिफिकेट, या बॉक्स नहीं भी बना होगा तो उसके ऊपर में 2 लाइन लिखा हुआ होगा। वो 2 लाइन में क्या लिखा है मैं बता देता हूँ। ऐसे लिखा हुआ होगा, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ, ठीक है, इंडिया। वो 2 लाइन के लास्ट में लिखा हुआ होगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर वहां पे लिखा हुआ है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि वो आपका जो है सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है। लेकिन अगर इंडिया के जगह, ठीक है, इंडिया के जगह अगर आपकी स्टेट का नाम लिखा हुआ है, यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, जो भी, तो समझ जाइएगा कि वो स्टेट लेवल है और स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट लगेगा नहीं, सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट लगेगा। हो सके तो हमको लगता है कि एनटीपीसी का फॉर्म भरते वक्त आपसे सर्टिफिकेट नंबर भी मांगा जाता है, तो सेंट्रल लेवल का दीजिएगा, स्टेट लेवल का मत दीजिएगा, ये गलती मत कीजिएगा। अब हम बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी में नॉर्मलाइजेशन के बारे में। उससे पहले मैं बता दूं कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल और 12 लेवल के लिए, दोनों के लिए, उन सभी बुक्स का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। बुक को जाकर परचेस कीजिए, पढ़ाई कीजिए। कुछ समय के बाद, ठीक है, 10 से 15 दिन के अंदर में मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी का PDF भी दूंगा। किसका PDF दूंगा मैं आपको? यहाँ पर रीजनिंग का और जनरल अवेयरनेस का, ठीक है, ये दोनों का PDF मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। लेकिन फिलहाल जो बुक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है ग्रेजुएशन लेवल और 12 लेवल के लिए, वो जाके अगर आप 12 लेवल की तैयारी करिए तो 12 लेवल का परचेस कीजिएगा, ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करिए तो ग्रेजुएशन लेवल का परचेस कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दिया गया है। अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है, ठीक है। अब ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? बड़ा खतरनाक वर्ड है। मतलब मैंने ऐसा देखा है कि किसी बच्चा को यहाँ पर मान के चलिए 100 में से, ठीक है, 100 में से उसको 70 आ रहा है, पता चला नॉर्मलाइजेशन में 20 नंबर मिल के उसको 80 मिल गया। कितना मिल गया? 80 मिल गया। नॉर्मलाइजेशन इतना खतरनाक है। और ऐसा भी होता है कि किसी बच्चा को 100 में से यहाँ पर 70 आ रहा है और उसको यहाँ पर -10 होके 60 मिल गया।
कभी ना कभी आपने गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दिया होगा जिसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, तो आपने इस चीज़ को गौर किया होगा। ये मैंने शॉर्ट में थोड़ा बताया, अब थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, काफ़ी ज़रूरी है। नॉर्मलाइजेशन दो चीज़ पर होता है, एक आपका होता है इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट पर, और दूसरा होता है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए। तो बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है, जो आपका नॉर्मलाइजेशन होता है सिर्फ इजी और हार्ड शिफ्ट पर होता है, लेकिन नहीं, एक्यूरेसी पर भी होता है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए। सबसे पहली बात बता दें कि आरआरबी एनटीपीसी में जो है आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 3 गलत करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है, 3 गलत करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा 3 क्वेश्चन गलत करने पर, ठीक। अब ये जो नॉर्मलाइजेशन है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि कोई बच्चा है जिसका नाम है अभिषेक, क्या नाम है उसका, अभिषेक। अब अभिषेक जो है 100 क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट कर देता है, ठीक है। रीजनिंग के 30, जीए के 40, ठीक है, मैथ के 30, पूरा 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता है। अब 100 में से जो है ये यहाँ पर मान के चलते हैं कि 30 क्वेश्चन गलत कर देता है, तो 3 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर कटता है, ठीक। तो अगर कोई 30 क्वेश्चन गलत किया तो उसका कितना नंबर कटा यहाँ पर, तो देख के चलें तो लगभग जो है आपका इधर हो गया लगभग 9 या 10 नंबर, तो 10 नंबर इसका कट जाएगा। तो पहली बात तो इसको 70 आएगा, 30 गलत हो गया ना जी, 70 आएगा। अब 70 में से भी 10 कट जाएगा तो इसको मिलेगा लगभग 60। अब नॉर्मलाइजेशन में क्या इसका मार्क्स बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा, 5 नंबर बढ़ेगा, कितना, 5, इसको मिलेगा 65, कितना, 65। लेकिन वहीं पर अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर कोई बच्चा 100 क्वेश्चन में से 70 अटेम्प्ट करता है, कितना, 70, और 70 का 70 सही हो जाता है, तो इसको 20 नंबर एक्स्ट्रा देके इसको यहाँ पर 80, 90, ठीक है, 70, 80, 90 मार्क्स मिल जाता है 100 में से 90। मतलब नॉर्मलाइजेशन में मैक्सिमम आपको 20 नंबर तक यहाँ पर दिया जाता है, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। और याद रखिएगा आरआरबी एनटीपीसी में जो ये है मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करना है। और अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करें तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो भी बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हो। और आरआरबी एनटीपीसी में एक खास चीज़ है, जोन वाइज कटअप जाता है, तो किस जोन में अप्लाई करें। देखिए, जो बच्चा लास्ट तक रुकता है उसको कोई ना कोई बेनिफिट तो मिलना चाहिए, मतलब जो बच्चा मेरे वीडियो के लास्ट तक रुकता है उसको कोई तो कोई बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इस वीडियो में एक वो टिप देंगे, वो भी ग्रेजुएशन लेवल को लेके। जो बच्चा आरआरबी एनटीपीसी में ग्रेजुएशन लेवल में अप्लाई कर रहा है, ठीक है, मैं 2 जोन बता रहा हूँ जो कि बहुत गर्दा जोन है, जिसमें अप्लाई कीजिएगा तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। वो 2 जोन में आपका पहला जोन है रांची, और दूसरा जोन है यहाँ पर मालदा, और तीसरा जोन जो है एक और बता देता हूँ, बिलासपुर, अगर कोई उस साइड रहता है तो। अगर आप इस तीनों जोन में अप्लाई करते हो, ध्यान से समझो, रांची हो गया आपका, मालदा हो गया, बिलासपुर हो गया ग्रेजुएशन लेवल के लिए, और वो भी कौन सा पोस्ट के लिए, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जो ट्रेन में सबसे पीछे बंकर वाला डब्बा में रहता है ना, गुड्स ट्रेन मैनेजर, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो ग्रेजुएशन लेवल पर, तो रांची, मालदा और यहाँ पर बिलासपुर में अप्लाई करोगे, अच्छे खासे सीट्स हैं, क्योंकि जहाँ ज़्यादा सीट्स होता है वहीं सिलेक्शन होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। समझा देता हूँ मैं, इसको प्रूफ कर देता हूँ कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन क्यों होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं 12 लेवल के बारे में भी आपको बताऊँगा कि कहाँ आपको भरना है, ठीक, मैं प्रूफ कर देता हूँ। देखो, मान लो कि रांची में 800 के आसपास सीट है, ठीक, और कहीं और आप अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पर गुड्स ट्रेन मैनेजर का 200 सीट है। मैं एक स्पेसिफिक एक पोस्ट के बारे में बात करता हूँ, ठीक। तो जब आपका CBT 2 में ज्वाइनिंग होगा, ज्वाइनिंग के समय तो टॉप 800 बच्चा का ही ना ज्वाइनिंग होगा, क्या 800 से ज़्यादा का करा लेगा गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए, नहीं, यहाँ ज्वाइनिंग के समय 200 बच्चा का ज्वाइनिंग होगा ना, तो यहाँ आपका ज़्यादा चांस रहता है, सिलेक्शन का चांसेस यहाँ आपको ज़्यादा रहता है। तो अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।